स्कैम एक ऐसा वर्ड है जो आए दिन इंडिया में सुनने को मिलता है। एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में हर दिन 7,000 लोग किसी न किसी तरह से ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम का शिकार होते हैं। लेकिन आज हम इंडिया में हुए ऐसे बिगेस्ट स्कैम के बारे में बात करेंगे जिसने इंडियन इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था। इन स्कैंडल में बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी शामिल थे। तो चलिए देखते हैं भारतीय इतिहास के सबसे बड़े घोटाले जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। नंबर 10, हर्षद मेहता स्कैम। इंडियन स्टॉक मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले हर्षद मेहता को कौन नहीं जानता। हर्षद शांतिलाल मेहता ने बैंकिंग सिस्टम के खामियों का फायदा उठाते हुए 5,000 करोड़ का घोटाला किया था, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे चर्चित घोटालों में से एक है। हर्षद मेहता फेक बैंक रिसिप्ट बनाता, रेडी फॉरवर्ड डील का उपयोग करते हुए एक बैंक और दूसरे बैंक जो सिक्योरिटी बाई एंड सेल करने के बारे में सोच रहे हैं उनके बीच एजेंट के रूप में काम करता और खुद के नाम पर चेक इशू करवाता और बैंकों के पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता, जो उस समय इलीगल था। यह घोटाला तब सामने आया जब एसबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों में कमी की सूचना दी और 6 अगस्त 1982 को हर्षद मेहता स्कैम सामने आता है। नंबर 9, सत्यम कंप्यूटर स्कैम। भारतीय कारपोरेट जगत के सबसे बड़े स्कैमों में से एक माना जाता है। सत्यम कंप्यूटर, जो कभी टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो के बाद इंडिया की चौथी लार्जेस्ट आईटी कंपनी थी। कंपनी आईटी सेक्टर में नई नई ऊंचाइयों को छू रही थी। तभी कंपनी के मालिक रामालिंगा राजू का रुझान रियल एसेट की ओर जाता है और वे धीरे धीरे करके रियल एसेट के बिजनेस में इंटर हो जाते हैं। अपनी रियल एसेट के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रामालिंगा राजू को पैसों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए वह सत्यम कंप्यूटर के शेयरों को भारी मात्रा में बेचता है। लेकिन जब इन सभी से भी पैसों की जरूरत पूरी नहीं होती तो रामालिंगा राजू अपनी आईटी कंपनी सत्यम कंप्यूटर के अकाउंटिंग में हेरा फेरी करने लगता है। वह प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगता है ताकि उसकी कंपनी की ओर निवेशकों का रुझान बढ़े। कई सारे फेक बैंक स्टेटमेंट बनाने लगता है। कंपनी में ऐसे 13,000 फेक एम्प्लॉय होते हैं जिनके नाम पर राजू 20,000 करोड़ की सैलरी हर माह लेता है। इस तरह रामालिंगा राजू कंपनी में घोटालेबाजी को अंजाम दे रहा होता है। सत्यम कंप्यूटर की डाउनफॉल की कहानी तब शुरू होती है जब 2008 में आर्थिक मंदी दुनिया में दस्तक देती है। रियल एस्टेट का बिजनेस ठप हो जाता है जिससे रामालिंगा राजू को रियल एस्टेट बिजनेस में घाटा होने लगता है। इस घाटा को कवर करने के लिए रामालिंगा राजू सत्यम कंप्यूटर और अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को विलय करने के बारे में सोचता है। रामालिंगा राजू ने पहले से ही सत्यम कंप्यूटर से 7,000 करोड़ का घोटाला 2008 तक कर लिया था, इसलिए उसने अपने रियल एस्टेट के बिजनेस की वैल्यू 7,000 करोड़ बताया और उसे टेक ओवर करने के बारे में सोचा। लेकिन रामालिंगा राजू का यह प्लान काम नहीं आया और 7 जनवरी 2009 को रामालिंगा राजू ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने कंपनी के अकाउंटिंग में फ्रॉड किया है और कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ाकर बताया है, जिससे कंपनी में 7,800 करोड़ की घोटालेबाजी सामने आई। जैसे ही सत्यम कंप्यूटर घोटाला सामने आया, सत्यम कंप्यूटर के शेयरों में भारी गिरावट आ जाती है जिससे निवेशकों को 14,000 करोड़ का नुकसान होता है। नंबर 8, विजय माल्या स्कैम। विजय माल्या को कौन नहीं जानता। बिजनेस के क्षेत्र में उन्होंने एक के बाद एक कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से आज विजय माल्या को भगोड़े के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि देश के 17 बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया और फिर देश छोड़कर भाग गए। विजय माल्या की डाउनफॉल की कहानी तब शुरू होती है जब वे एयरलाइंस के बिजनेस में इंटर होते हैं। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत करते हैं और कर्ज लेकर एयरलाइंस बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस एयर डेकन नामक कर्ज में डूबी हुई एयरलाइंस को टेक ओवर करती है और अपने एयरलाइंस के बिजनेस को चलाने के लिए विजय माल्या भारी मात्रा में कर्ज लेता है। धीरे धीरे करके विजय माल्या के ऊपर कर्ज बढ़ता जाता है। 2008 में आर्थिक मंदी आती है जिससे एयरलाइंस बिजनेस ठप हो जाता है और विजय माल्या की एयरलाइंस बिजनेस डूब जाती है। विजय माल्या की एयरलाइंस बिजनेस बैंकक्रप्ट हो जाती है और विजय माल्या
बैंक के 9,000 करोड़ चुका नहीं पाता और लंदन भाग जाता है। नंबर 7, नीरव मोदी स्कैम। एक ऐसा समय था जब देश के जाने माने डायमंड कारोबारियों में नीरव मोदी की गिनती होती थी, लेकिन एक घोटाले ने उसे एक डायमंड कारोबारी से देश के पैसे लेकर भागने वाले भगोड़ों की लिस्ट में शामिल कर दिया। नीरव मोदी एक डायमंड कारोबारी थे जिसने विदेश से डायमंड खरीदने के लिए पीएनबी बैंक से 14,356 करोड़ का LOU जारी करवाया। LOU एक ऐसा तरीका होता है जिसमें एक डोमेस्टिक बैंक फॉरेन बैंक को यह गारंटी देता है यदि उसका कस्टमर बैंक से लिए हुए पैसे को नहीं चुका पाता है तो जो डोमेस्टिक बैंक है जो LOU जारी करता है वह उस कर्ज का भुगतान करेगा। स्कैम में बैंक के 2 कर्मचारी भी शामिल थे जिसने फर्जी तरीके से LOU जारी किया। स्कैम जनवरी 2008 में सामने आया जब बैंक के कर्मचारी रिटायर हुए और नए कर्मचारी बैंक में आए। नंबर 6 था ABG शिपयार्ड। ABG शिपयार्ड एक शिप निर्माता कंपनी है जो शिप निर्माण और रिपेयरिंग का काम करता है। कंपनी की डाउनफॉल की कहानी तब शुरू होती है जब आर्थिक मंदी 2008 आता है। कंपनी के 2007 से 2008 के बीच जो ऑर्डर मिले होते हैं वे कैंसिल कर दिए जाते हैं जिससे कंपनी भारी नुकसान में चली जाती है। कंपनी के नुकसान को कवर करने के लिए कंपनी के मालिक बैंकों से कर्ज लेते हैं और कर्ज लेकर कंपनी के बिजनेस के ऑपरेट करते हैं। लेकिन जब कंपनी के मालिक को समझ आने लगता है कि अब ABG शिपयार्ड को डूबने से नहीं बचाया जा सकता तो कंपनी के मालिक धीरे धीरे बैंक से और कर्ज लेते जाते हैं और कंपनी को ऑपरेट करने के लिए जो कर्ज लिए जाते हैं उससे कंपनी के बिजनेस को ऑपरेट न करके दूसरे कामों में उन पैसों को लगा दिया जाता है जिससे ABG शिपयार्ड बैंकक्रप्ट हो जाता है और 28 अलग अलग बैंकों से घोटालेबाजी के रूप में 22,842 करोड़ का कर्ज सामने आता है। नंबर 5 सहारा इंडिया परिवार स्कीम। कहने को यह एक परिवार था लेकिन कौन जानता था यह तो सुब्रत रॉय का एक व्यापार था जिसमें सुब्रत रॉय आम जनता से पैसा लेते और अधिक रिटर्न का वादा करती। सहारा इंडिया स्कीम पहली बार तब सामने आया जब सहारा इंडिया परिवार ने अपना IPO लाने के बारे में सोचा। वह सेबी के पास DRHP जमा करती है, सेबी DRHP को रीड करता है और उससे दस्तावेजों में गड़बड़ी नजर आती है। सहारा ग्रुप पर जांच पड़ताल किया जाता है तो इनलीगल तरीके से निवेशकों से 25,000 करोड़ फंड रेज करने का मामला सामने आता है। नंबर 4 तेलगी स्कैम। इस स्कैम को स्टाम्प पेपर स्कैम के नाम से भी जाना जाता है। आपने नकली नोट छापने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसे भी व्यक्ति हुए जिसने नकली स्टाम्प पेपर छापकर करोड़ों कमाए। इनका नाम था अब्दुल करीम तेलगी, जिसने नकली स्टाम्प पेपर छापकर 30,000 करोड़ का घोटाला किया। नंबर 3 कॉमनवेल्थ गेम स्कीम। भारतीय खेल जगत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। 2010 में भारत को कॉमनवेल्थ गेम आयोजित करने का मौका मिला। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और आयोजन समिति ने एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया जिसके मास्टरमाइंड थे सुरेश कलमाड़ी, जो उस समय भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे। यह घोटाला तब सामने आता है जब लोगों ने इवेंट खत्म होने के बाद आयोजन समिति के खिलाफ भर भर के कंप्लेन किए। बात की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी को काम में लगाया गया जिससे 70,000 करोड़ की घोटालेबाजी सामने आई। नंबर 2 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले भारत के इतिहास में सबसे चर्चित घोटालों में से एक है। यह 2008 से 2010 के बीच दूरसंचार विभाग द्वारा 2G मोबाइल स्पेक्ट्रम और लाइसेंस के अलॉटमेंट से संबंधित है। 2008 से 2010 के बीच 2G स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत कम कीमतों पर किया गया जिससे सरकारी खजाने को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ। आरोप लगा पूर्व दूरसंचार मंत्री A राजन और अन्य सरकारी अधिकारियों पर जिसने कंपनी से रिश्वत ली और उनके पक्ष में फैसला किया। यह घोटाला पहली बार सामने तब आता है जब केग 2010 में एक रिपोर्ट जारी करता है और बताता है कि कैसे दूरसंचार विभाग ने 2G स्पेक्ट्रमों को कम कीमतों पर बेचकर भारतीय खजाने को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट ने A राजन को यह कहते हुए बाइज्जत बरी कर दिया कि यह एक घोटाला नहीं है। नंबर 1 कोल इंडिया स्कीम। भारतीय इतिहास के सबसे बड़े स्कीमों में से एक है जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट एम्प्लॉय शामिल थे। कोल इंडिया स्कीम पहली बार सामने तब आता है जब 2010 में केग एक
रिपोर्ट जारी करता है और बताता है कि कैसे 2004 से लेकर 2009 के बीच में कोयला ब्लॉकों का अलॉटमेंट इनलीगल तरीके से हुआ है। कोयला ब्लॉकों का अलॉटमेंट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया गया। 2004 से 2009 के बीच कई कोयला ब्लॉकों का अलॉटमेंट बिना उचित नीलामी के निजी कंपनियों को दे दिया गया, जिससे कंपनियों ने कम कीमत पर कोयला हासिल कर लिया और बाजार में ऊंची कीमतों पर बेच दिया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और लगभग 1,86,000 करोड़ का नुकसान अनुमान लगाया जाता है। यह थे भारत के इतिहास के कुछ प्रमुख घोटाले जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला।